तो दोस्तों हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी बहुत ही सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम इन्हें साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें कितनी ज़्यादा डेप्थ है, कितनी ज़्यादा रिसर्च है और हिस्ट्री में कितने सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का कितना सारा समय इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज हम इसी तरह की एक चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, बैटरी, जिसे आप बचपन से देख रहे होंगे। भाई जब हम लोग अपनी टीवी चलाते हैं उसके रिमोट में, अपना माउस चलाते हैं उसके रिमोट में, इसके अलावा छोटे छोटे जो हमारे कॉमर्शियल गैजेट्स हैं उनमें भी हम बैटरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमें लगता है कि ये क्या है भाई, एक सिलेंडर सा इतना बड़ा है, ये किसी भी चीज़ के अंदर डालो, ये बस उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है और उससे वो ऑब्जेक्ट चलता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कितना ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में इसके ऊपर अभी आज भी बैटरी का इन्वेंशन हुए 300 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं मान लीजिए, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऑनगोइंग स्टिल रिसर्च हमारी बनी हुई है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च आगे चलती रहती है और किस तरह से वो मोटिवेट होती है आगे चलने के लिए। तो जो सबसे पहले बैटरीज हमारी डेवलप हुई, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा हिस्टोरिकल रिव्यू देता हूँ। जो सबसे पहले हमारे पास बैटरीज डेवलप हुई वो नॉन रिचार्जेबल सेल था, जिसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेल कहते हैं, जिसे अलेजेंड्रो डी वोल्टा ने सबसे पहले बनाया था धोखे से ही। ठीक है, तो उसके बाद जो बैटरी टेक्नोलॉजी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन होता गया समय के साथ साथ और इसे कॉमर्शियली बनाने की भी स्टार्टिंग हुई, जिसमें सबसे कॉमन है हमारा कार्बन जिंक सेल, जिसे हम लोग AA या AAA साइज़ में भी आप देखते हैं कि कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन तब तक भी हमारा रिचार्जेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं था। पूरा जो मार्केट था वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी से पटा हुआ था, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ्लडेड थी मार्केट हमारी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज से। लेकिन ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी इश्यूज और ड्यू टू द नीड फॉर अ सेल विच कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन एंड यूज, रिचार्जेबल बैटरीज आर डेवलप्ड लेटर। तो जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपने जैसे 11th क्लास में अपनी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारे यहाँ नेचर में कुछ ऐसी रिएक्शंस पाई जाती हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकली सेंसिटिव होती हैं, यानी जब हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं उन केमिकल्स में तो उनके स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आते हैं। तो इन स्ट्रक्चरल चेंजेस का यूज करके हम चार्ज को बेसिकली एक स्टोर करने का एक डिवाइस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं कहूँ कि वहाँ पर कुआं है, वहाँ पर जाओ और पानी ले आओ मेरे पास, तो आप क्या करेंगे भाई? आप या तो आपके पास कुछ नहीं है तो आप हाथ से यूं करके उसको, जिसे हम लोग अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में फेमसली चुल्लू में पानी लाना कहते हैं, या हमारे यहाँ कहावत भी है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो आप चुल्लू में पानी को इस तरह ले आएंगे, या फिर आप अगर इसे प्रॉपरली करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक बकेट होनी चाहिए। उसी तरह से एक सेल को देखने का देखिए दूसरा नज़रिया ये हो सकता है कि एक सेल चार्ज या एनर्जी को इलेक्ट्रिकली स्टोर करने की एक बैटरी जो है वह एक बकेट है, जिसमें चार्ज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटर से मिलता जुलता है, लेकिन आप उसमें अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी हम लोग यहाँ बैटरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहीं से हमारी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी वही डेफिनेशन है, देखिए फॉर्मली उसी को जब हम स्टेट करते हैं, अ बैटरी इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। इसे आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनका जो पूरा मैकेनिज्म है वो तो मैं आपको नहीं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली देखिए होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 पार्ट होते हैं। देखिए एनोड, जिसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, कैथोड, जिसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है एक सेपरेटर जो कि इन दोनों को अलग करता है, और इसी सेपरेटर में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, जिसके थ्रू हमारे जो आयंस हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के नॉन रिचार्जेबल सेल्स या रिचार्जेबल सेल्स हमारे जो हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज सेल कहते हैं, वह कितने टाइप के होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो देखिए जो हमारे सेकेंडरी सेल्स हैं ये कई टाइप की टेक्नोलॉजी आज मार्केट में है, पर इन सब को जो डोमिनेट करती है टेक्नोलॉजी वो है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी। लिथियम आप जानते हैं कि अपने पीरियोडिक टेबल का 3रे नंबर का एलिमेंट है, जो कि S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में आता है, जिसे हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं, उसमें हमारा ये एलिमेंट आता है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये आप जानते हैं।
तो देखिए जो लिथियम है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रिसोर्स है, जो कि बेसिकली हमारा साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और बाकी पूरी दुनिया में ये नहीं पाया जाता है, ये काफ़ी रेयर मेटल है। लेकिन लिथियम आयन टेक्नोलॉजी जो है वो कॉमर्शियली हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है और इस समय वही चल रही है, कह सकते हैं पूरी तरह से ये डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। इसके देखिए कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास। इसकी एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये वेल नोन टेक्नोलॉजी है इसलिए इसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। करीब करीब इसकी जो आप कह सकते हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो लगभग 250 वॉट पर केजी लगभग होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर। इनका देखिए प्रमुख एप्लीकेशन क्या होता है, ये कई सारे वेरिएंट में हमारे आते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो हमारा 18650 यानी 18650 सेल के फॉर्मेट में ये आता है, जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि 3000 mAh के लगभग का एक सेल आपको मिल जाएगा इस समय भी, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस फॉर्म फैक्टर में आप देखेंगे तो। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है देखिए वो लगभग 500 साइकिल्स तक होती है। उसके बाद जो इनका एनोड होता है वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वो डिग्रेड होने लगता है, जिसके कारण इसकी कैपेसिटी में ड्रॉप देखने को मिलता है, ठीक है। तो लगभग ऐसा देखिए कहा जाता है कि लगभग 500 साइकिल्स के बाद इसका जो ड्रॉप आउट रेट है वो लगभग 20% तक बैटरी कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी 80% इनिशियल की बचती है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे पास लिथियम आयरन फॉस्फेट है। इनमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो एनोड होता है हम लोग कोट करते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट से एंड देन इसका यूज़ किया जाता है। इससे देखिए फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो साइकिल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग ऑन एन एवरेज जो हमारा 32700 यानी 3700 जो लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल है उसकी साइकिल लाइफ आप मानेंगे नहीं, उसकी साइकिल लाइफ लगभग 2000 साइकिल्स तक हो जाती है। इनकी 300 या 400 है सिर्फ सिंपल लिथियम आयन सेल्स की, और जो लिथियम आयरन फॉस्फेट है उसकी लाइफ साइकिल करीब 2000 साइकिल्स तक लगभग हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है साइकिल लाइफ में। इसके अलावा लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी है वो लगभग कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इसका मेन ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी इसका यूज करते हैं हम लोग ग्रिड सिस्टम में एनर्जी को स्टोर करने के लिए बेसिकली अभी तक। इसके अलावा जो इस समय सबसे ज़्यादा इस समय रिसर्च में जो करंट हॉट टॉपिक है वो है हमारा सोडियम आयन सेल्स। सोडियम आयन सेल्स पर इस समय सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। बेसिकली इनकी एनर्जी डेंसिटी को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इनमें कौन कौन से मटेरियल हमारे यूज़ किए जा सकते हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सोडियम आयन पर ही इतनी ज़्यादा रिसर्च क्यों हो रही है इस समय। देखिए रीज़न उसका ये है कि जो सोडियम है हमारा, जो बच्चे हमारे केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे कि जो सोडियम है हमारा वो सिंपली लिथियम के ही ग्रुप का है, यानी कि केमिकली दोनों का जो बिहेवियर है वो एक जैसा है। हाँ पूरी तरह से दोनों आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर सोडियम का काफ़ी ज़्यादा लिथियम आयन की तरह होता है। वैसे जो सोडियम आयन है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यही मेन रीज़न है, इसका साइज़ बड़ा होने का यही मेन रीज़न है कि हम लोग सेम कैथोड और एनोड जो हम लोग अपना लिथियम आयन सेल्स में यूज़ करते थे वो इसमें नहीं यूज़ कर सकते। लिथियम आयन में बेसिकली जो हम लोग सेल कैथोड की तरह यूज़ करते हैं वो हमारा हार्ड कार्बन का मेटल जो है हम लोग यूज़ करते हैं, और कॉपर को कई जगह पर एज एन एनोड काम में लिया जाता है, लेकिन इसे हम लोग सोडियम आयन सेल्स में एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए देखिए कई सारे स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में कई सारे इस तरह के मटेरियल की इस समय खोज चल रही है फिजिक्स में भी, कि जिन्हें हम लोग सोडियम आयन के लिए एनोड और कैथोड की तरह यूज़ कर सकें, जिसमें सिलिकॉन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सिलिकॉन में देखिए बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है, सिलिकॉन में दिक्कत ये आ रही है कि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है एक्सपेंशन का वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये सेल चार्जिंग के टाइम में लगभग सिलिकॉन जो इसका एनोड है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 400% से लेकर 300% तक लगभग एक्सपैंड कर जाता है, जो कि सेल में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे एज अ एनोड नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गई बात, लेकिन सोडियम आयन को देखिए सेल में यूज़ करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सोडियम है ये काफ़ी ज़्यादा वाइबली अवेलेबल है हमारा ये रिसोर्स। सोडियम स्कैरिसिटी नहीं है सोडियम की, सोडियम बहुत ज़्यादा कम नहीं है, सोडियम काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला सेवेंथ सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट है। इसलिए इसके अगर हम लोग बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो इससे हम लोग आने वाला जो ईवी रेवोल्यूशन है, यानी कि हमारा जो आप देख रहे हैं कि व्हीकल जितने भी हैं सब ईवी बनाने की कोशिश हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा।
इसका लेकिन जो ड्रॉबैक है सोडियम आयन सेल का, वो ड्रॉबैक ये है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लिथियम आयन की होती है, लगभग उससे आधी है। लेकिन जो इसमें रिसर्च स्कोप है उसके थ्रू कई एनोड कैथोड ऐसे भी पाए गए जिनमें करीब 450 वॉट पर केजी तक की ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इस पेपर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि वहां पर जो साइकिल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उन सेल्स की साइकिल 50 साइकिल्स के अप्रॉक्स ही उन एनोड से, अगर हम सेल को बना रहे हैं उन कैथोड से, तो उसकी जो साइकिल 50 साइकिल्स के बाद ही उसकी कैपेसिटी 50% तक ड्रॉप हो जा रही, यानी कि उसमें चार्ज सस्टेनेबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये सब टेक्निकल टर्म है, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके। तो सोडियम आयन सेल्स इस समय सबसे ज़्यादा करेंटली हॉट टॉपिक है रिसर्च का। ठीक है, इनके बारे में आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं। इनमें की जो सोडियम आयन इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं एनोड और कैथोड में, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप इनके बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं तो ये है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कई टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि लिथियम सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स का यूज़ किया जा रहा है लिथियम सेल्स में इनकी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा सोडियम सल्फर बेस्ड सेल्स का भी डेवलपमेंट इस समय चल रहा है। तो ये तो बात हो गई जो करेंटली हमारी टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है उनकी बात हमने करी। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी सेल्स हैं जो कि पहले के समय में यूज़ होते थे, जैसे निकल मेटल हाइड्राइड सेल्स हैं जिनकी एनर्जी डेंसिटी मॉडरेट होती थी और ये ओल्ड कॉमर्शियल डिवाइसेस में यूज़ होते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे जो रेडियो पॉट होते थे जिन्हें हम लगा करके कान में गाना वगैरह सुनते थे, उनमें इनका यूज़ किया जाता था, या जिनके वॉकमैन कहा जाता था, उनमें निकल मेटल हाइड्राइड सेल्स का यूज़ किया जाता था। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ये सेल काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे, इनमें थर्मली काफ़ी ज़्यादा ये सेल स्टेबल होते थे। इसके अलावा देखिए और एक और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मुझे याद आया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। लेड एसिड बैटरी, ये एक वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और आज भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ऑटोमोबाइल में आप देखते हैं जितनी भी स्टार्टिंग बैटरीज हैं जो कि यूज़ होती हैं वो सब लेड एसिड बैटरी ही होती हैं। लेड एसिड बैटरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है, ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है। करीब 50 वॉट पर केजी तक की इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी 1 किलो लेड एसिड बैटरी का अगर वेट है तो उसमें 50 वॉट तक की एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। 50 वॉट तक का पावर 1 घंटे तक आप उससे ले सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, पर आवर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख टाइप हैं जो कि इस समय भी आप देख सकते हैं जिनका अंडर डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी चल रहा हो। कुछ सेल हमारे ऐसे भी हैं जो पहले भी यूज़ होते थे और अभी भी यूज़ हो रहे हैं। तो आने वाले समय का देखिए, मैं अगर कंक्लूजन पे पहुंचूं, आने वाले समय का देखिए कंक्लूजन ये हो सकता है कि जो सोडियम आयन सेल्स हैं उनको एक कंपेटिटिव अल्टरनेटिव माना जा रहा है हमारा लेड एसिड बैटरी का और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का। इनका प्रमुख यूज़ जो होगा देखिए वो बेसिकली एनर्जी के स्टोरेज में होगा, और इसके अलावा जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है जैसे विंड एनर्जी है या फिर थंडर एनर्जी है, इस तरह के जो सोर्सेज हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए इनका यूज़ होने वाला है आने वाले समय में। तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो सेल्स के बारे में था आपको पसंद आया होगा। मैं जान रहा हूँ काफ़ी जगह मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में चला गया, इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी बोरिंग भी हो गई हो, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस तरह कैथोड और एनोड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें किस तरह टनलिंग होती है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है जिसमें लिथियम आयन का इंसर्शन होता है और किस तरह से वो फिर इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं और किस तरह से हमारी बैटरी की वर्किंग होती है, अगर इन सब चीज़ों को आप और डिटेल में जानना चाहें तो मैं काफ़ी डिटेल वीडियो, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरी MSc की थीसिस ही इसी पर मैंने की है, तो इसलिए अगर आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो मैं और डिटेल में भी इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे भी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए तो अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।